चलो, सो लेट्स बिगिन द लास्ट डे ऑफ, चलो एएस करें। देखते देखते देखो 7 दिन के अंदर अंदर अपन ने ठान लिए तो सिलेबस खत्म हो गया क्या। और एक बात बताओ, क्या चलो एएस करे की खासियत ये थी अपन ने कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। अब एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, अगर तुम घर पे बैठते तो इतना होता था क्या? शायद ही नहीं होता था। 7 दिन में तो डेफिनेटली पूरे एएस खत्म करना, वो भी इतना थेरी इतना डिटेल में जाके, और प्लस 3 अटेम्प्ट के पीवाई क्यू, 2 अटेम्प्ट के पीवाई क्यू, 3 अटेम्प्ट के आरटीपी करके नियर अबाउट, मैं कल ही काउंट करा, टोटल नियर अबाउट 50 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, जिसमें भी कुछ चैप्टर्स के मॉड्यूल का अलग से क्वेश्चंस भी मॉड्यूल के भी सॉल्व कराया, प्लस आई हैव गिवन एग्जांपल्स इन ईच एंड एवरी प्लेस। ठीक है। अच्छा, आज अपन करेंगे 4, 5, 29 फ्रेमवर्क एप्लीकेबिलिटी डिस्क्लोजर, और उसके बाद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सब छोटे छोटे हैं, जैसे फ्रेमवर्क एक पेज का हो गया, फिर तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी, ये सब छोटे छोटे, कोई दिख के नहीं जाता। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कहीं एमसीक्यू वगैरह में आए तो तुमको मैनेज करते आना चाहिए, इसलिए अपन ये करने वाले हैं। अगेन, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 4, 5, 29 ये सीक्वेंस में। ठीक है, चलो आ जाओ। AS4 पेज नंबर 134। 134। सबसे पहले AS4 में दो बातें अपन कवर करेंगे, एक तो कंटिंजेंसीज और दूसरा इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। अच्छा, ये सब ये इतने इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है एमसीक्यू में आए तो आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क का आया तो इनकेस 4, 5, 29 से आ सकता है। तो मैं ब्रीफ क्रक्स देता जाऊंगा और नोट्स पढ़ते जाएंगे, क्रक्स देता जाऊंगा और नोट्स पढ़ते जाएंगे। कंटिंजेंसी मतलब क्या? आगे चल के क्या होगा पता नहीं है, वो एक तरीके से क्या हो गई कंटिंजेंसी। बोलो बराबर, कंटिंजेंसी मतलब मेरे को आउटकम क्या होगा पता नहीं है, इट में बी गेन और लॉस। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे को फ्यूचर में लॉस होने वाला है और पता है, क्या मैंने बुक करना चाहिए क्या? यस। लेकिन कब? जब फ्यूचर में लॉस होने वाला है और मेरे को पता है। ऐसी कंटिंजेंसी AS4 में अपन सिर्फ एक ही कंटिंजेंसी के साथ डील करेंगे, दैट इज कंटिंजेंसी रिलेटेड टू द डेटर्स। बाकी सारी कंटिजेंसी कहाँ जाएगी सर? बाकी सारी कंटिजेंसी इज कवर्ड इन AS29। AS4 में अपन सिर्फ एक कंटिजेंसी कवर करेंगे, वो कौन सी वाली कंटिजेंसी? विच इज रिलेटिंग टू द डेटर्स। बोलो बराबर है क्या? यस, यहाँ पे अपना माइक आ गया। चलो, तो कंटिजेंसी यहाँ पे अपन एक ही कंटिजेंसी कवर करने वाले, विच इज कंटिजेंसी रिलेटेड टू द डेटर्स। बाकी सारी कंटिजेंसी कहाँ पे कवर्ड है? AS29। अब एक चीज सिंपल बता था, कंटिजेंसी रिलेटिंग टू द डेट के केस में अगर तुमको लगता डेटर पैसे डुबा सकता है तो उसका प्रोविजन बनाओ। अब देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो गेन है या लॉस है। गेन है तो कभी भी कंटिजेंसी का गेन बुक होगा क्या? नहीं। लॉस हुआ तो एक चीज ध्यान देना, लॉस में तुमको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। प्रोबेबिलिटी कैसी है? प्रोबेबिलिटी रिमोट रहना मतलब प्रोबेबिलिटी कम है। अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो कुछ भी मत करो। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट डेटर मेरे पैसे डुबा देगा, तो वैसे केस में क्या बनाना? प्रोविजन बना के रखना। क्या बना के रखना? प्रोविजन। देखो वापस से, अगर प्रोबेबिलिटी रिमोट है मतलब कम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, गेन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो क्या बनाना पड़ेगा? अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बोलो ये चीज क्लियर है? सर अगर प्रोबेबिलिटी पता नहीं चल पा रही, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई बिजनेसमैन जजमेंट नहीं लगा पा रहा प्रोबेबिलिटी का, तो वैसे केस में क्या कर देना? वैसे केस में डिस्क्लोजर दे देना कि भाई हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे, लेकिन डेटर पैसे डुबा सकते हैं। बोलो पक्का क्लियर? देखो वापिस से बताऊं तो यहाँ पे कौन सी कंटीजेंसी कवर थी? AS4 में एक ही कंटीजेंसी कवर्ड है, कंटीजेंसी रिलेटिंग टू द डेटर्स। अच्छा, उसमें भी क्या बोला हुआ है? सिंपल बात है, क्या चेक करना है? गेन है तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस है तो देखना लॉस की प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है तो प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन मतलब एक्सपेंस बुक करो। अगर रिमोट प्रोबेबिलिटी कम है तो डू नथिंग। अगर प्रोबेबिलिटी पता नहीं लगा पा रहे तो क्या कर देना? डिस्क्लोजर कर देना। दिस वाज ऑल अबाउट कंटिजेंसी। ठीक है, पहले कंटिजेंसी यहाँ से पढ़ लेते, उसके बाद इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का क्रक्स बता दो। चलो, AS4 deals with the contingency are applicable only to the extent not covered by any other accounting standard। कोई और accounting standard जो कवर नहीं करता वही यहाँ पे कवर होगा AS4।
दो चीजें, एक तो कंटिजेंसी और दूसरा इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। 8 डील्स विद द कंटिजेंसी रिलेटेड टू द डेटर। बाकी सारी कंटिजेंसी कहाँ पे जाएगी? ये 29। व्हाट डज मीन बाय कंटिजेंसी? कंटिजेंसी मतलब क्या? एक कंडीशन और सिचुएशन, या तो कोई कंडीशन है या कोई सिचुएशन है whose ultimate outcome may be gain or loss depend upon the occurrence or non occurrence of uncertain future event। ये इंपॉर्टेंट है। क्या फ्यूचर इवेंट के फ्यूचर में जो होगा? कंटिजेंसी आज के रिलेटिंग है क्या? नहीं, कब की? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। यानी कंटिजेंसी मतलब क्या? कोई कंडीशन और सिचुएशन जिसका आउटकम क्या होगा? या तो गेन या तो लॉस, विच डिपेंड्स अपॉन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, यहाँ पे कंटीजेंसी सिर्फ कौन से देते? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप वाली, वो भी मैंने तुमको बता दिया। गेन है तो डू नथिंग। रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब लॉस की प्रोबेबिलिटी रिमोट है मतलब कम है तो नो ट्रीटमेंट। लॉस की प्रोबेबिलिटी हाई है, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप। अच्छा, एनी अदर केस यहाँ पे अमाउंट मेजर नहीं कर सकते, क्या कर देना? डिस्क्लोजर। क्या यही चीजें बताया क्या? तो बोलो रे यस, यहाँ तक पक्का क्लियर? ठीक है। अब क्रक्स सुन लो, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो ध्यान देना कुछ चीजें। सबसे पहले इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कब मैं कोई भी इवेंट को इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलूंगा? देखो अपना ईयर कब स्टार्ट होता? 1 अप्रैल। और ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। अब एक बात बताओ, क्या 31 मार्च की बैलेंस शीट इमीडिएट 31 मार्च को बनेगी या आगे बनाऊंगा? आगे बनाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद में 31 मार्च तो ईयर एंड हुआ, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गेट ऑडिटेड और एट द एंड वो शेयर होल्डर तक जाएगी। बोले बने रहे क्या? तो ये भी कुछ टाइम फ्रेम रहेंगे क्या? यस। ये टाइम फ्रेम को क्या बोलते हैं? ईयर एंड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो, कोई भी इवेंट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हुआ, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा क्या? यस। सपोज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये डेट पे कोई भी लॉस हुआ, क्या ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इवेंट हुआ 31 मार्च से कब तक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ने अप्रूव कर दिए, ये बीच में कहीं पे इवेंट हुआ। अब बताओ ऐसे केस में अगर यहाँ पे कहीं पे इवेंट हुआ, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी है क्या? नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, क्या बोर्ड अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने के पहले पता था क्या? यस। पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले पता था ना यहाँ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। यस। अच्छा, और अपना एएस एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता था? लॉस हुआ तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना चाहिए। बोले बराबर है। अब मेरे को बताओ, इवन इफ वो लॉस 31 मार्च के बाद में हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन उसके लॉस के रिलेटेड 31 मार्च को थी, तो क्या वो उस इवेंट का कुछ ना कुछ करना चाहिए क्या? बोलो रे यस। तो सबसे पहले तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट किसको बोलेंगे? 31 मार्च के बाद में हुआ, लेकिन किसके पहले हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के पहले। देखो वापस से गड़बड़ नहीं, आराम से सुन के लो। कब से कब तक हुआ? देखो इवेंट कब हुआ? 31 मार्च होने के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के डेट तक या उसके पहले। तभी मैं क्या बोलूंगा? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लेकिन एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के बाद कोई इवेंट हुआ तो दैट इज नॉट एन इवेंट एज पर एएस 4। देखो वापस से, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कब बोलूंगा? कब होना चाहिए? 31 मार्च के बाद में और बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तभी मैं क्या बोलूंगा? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अच्छा, अगर 31 मार्च के पहले हुआ तो ऑलरेडी कवर्ड है, कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होने के बाद हुआ तो नॉट एन इवेंट। बोले बराबर है। कब तक के इवेंट अपन कवर करते हैं? 31 मार्च। बोले बराबर है क्या? यस। अब इसमें दो तरीके के इवेंट रहेंगे, एक तो एडजस्टिंग और दूसरा नॉन एडजस्टिंग। नहीं जमत हो किशन। अब देखो ध्यान देना, दो तरीके के इवेंट रहेंगे, एक तो एडजस्टिंग, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, उसके पहले एक डाउट रहता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, ध्यान देना। सर ये 31 मार्च के बाद में कोई इवेंट हुआ, लेकिन सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पहले है, तो ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर होगा।
लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर कोई लॉस हो रहा है तो क्या लॉस ऑलरेडी जब अप्रूव हो चुके, जब शेयर होल्डर के हाथ में ये साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, जब ये साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी शेयर होल्डर के पास होगी, तब शेयर होल्डर को पता तो रहना चाहिए कि ये बीच में कुछ बड़ी घटना हो गई है। अगर ये मिडल ऑफ द टाइम में कहीं इवेंट हुआ, तो क्या 31 मार्च जो हुआ उसको वो डेट पे प्रोविजन तो भी बनना चाहिए था लॉस का, ताकि शेयर होल्डर को पता हो आगे चल के कुछ तो भी गड़बड़ हुई। समझ में आ रहा क्या, बोलो रे। यस। तो इवन इफ ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर होना चाहिए था, लेकिन अपने को ये ईयर में कवर करना है, क्योंकि अपने को इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या मेरे को 31 मार्च ईयर एंड जो पहले हुआ, वो टाइम पे, वो टाइम की स्टेटमेंट अप्रूव होने तक पता था कुछ घटना हो गई? अगर कहीं पे भी मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लो, ताकि शेयर होल्डर सतर्क हो जाए ये लॉस हुआ है बोल के। अपन ये आगे वाला भी इवेंट 31 मार्च को एडजस्ट करेंगे, वही बताऊंगा, अभी ध्यान देना। देखो, इवेंट पहले क्लियर हो गया। इवेंट मतलब क्या? 31 मार्च के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले, ये मेरे लिए इवेंट है। अब इवेंट के दो क्लासिफिकेशन है, एक तो रहेगा एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा रहेगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या? ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी। क्या बता रहा हूं, देखो, ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। अगर बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, तभी मैं बोलूंगा एडजस्टिंग, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग। सर, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या हो गया? एडजस्टिंग इवेंट मतलब दैट इवेंट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो बराबर है क्या? एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या? अगर वो इवेंट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेरे को उसका प्रोविजन फॉर लॉस बनाना पड़ेगा क्या? यस। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या? मेरे को उसका प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 31 मार्च को एंड हुए उसमें एडजस्ट नहीं होगा। अगर मेटरल इफेक्ट है तो क्या दे देना? डिस्क्लोजर। बोलो बराबर है क्या? देखो ध्यान दो, अब कैसे समझाता है एग्जांपल लेके। सपोज मेरे ऊपर केस था 1 अप्रैल से 31 मार्च। मेरे को यहाँ पे मेरे किसी कस्टमर ने केस कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होने के पहले यहाँ पे कहीं डिसीजन आ गया, और डिसीजन में मेरे को 1 करोड़ लॉस हो रहा। अब एक मतलब, क्या 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? यस। केस पहले से फाइल था, केस पहले से फाइल था, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी तो कौन सा इवेंट होगा? एडजस्टिंग। क्या मेरे को ऑलरेडी प्रोविजन फॉर लॉस बनाना पड़ेगा क्या? यस। लेकिन अगर केस भी 31 मार्च के बाद में फाइल होता तो नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि बैलेंस शीट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। बोलो बराबर है क्या? यस। देखो और एक एग्जांपल देता। फायर लगी यहाँ पे, क्या 31 मार्च को कुछ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? नहीं। ये फायर बता दो था फायर लगेगी, तो कौन सा इवेंट होगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मटेरियल इफेक्ट है तो क्या देना? डिस्क्लोज। सिर्फ एक केस में, इवन इफ कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब भी मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड ऑफ करूंगा। दैट इज जीसी वाले केस में। जीसी मतलब क्या? गोइंग कंसर्न। अगर कोई भी इवेंट की वजह से मेरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट होता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट होना मतलब क्या? बिजनेस की कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन मार्क है। ऐसी आग लगी कि पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई, अब मैं बिजनेस कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं, इसी पे क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे केस में एडजस्टिंग छोड़ो, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट होगी गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेके। अपन जब बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में एक अजम्पशन था गोइंग कंसर्न। बोले बराबर है क्या? यस। अगर गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अफेक्ट हुआ, तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपन जीसी के हिसाब से रीड्राफ्ट करते। तो वो केस में इवन इफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सिर्फ जीसी के हिसाब से रीड्राफ्ट होगा क्या? यस। बोले समझ में आ रहा क्या? देखो वापस, इवेंट कब बोलूंगा, कब हुआ? 31 मार्च के बाद में, लेकिन अप्रूवल के पहले। 31 मार्च के बाद में और अप्रूवल के पहले, तो मेरे लिए क्या होगा? इट इज एन इवेंट। बोलो बराबर है। अब इवेंट में दो क्लासिफिकेशन, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो एडजस्टिंग, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो नॉन एडजस्टिंग। बोलो पक्का ये चीज क्लियर है क्या? यस। ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या? देखो ध्यान देना। एडजस्टिंग इवेंट बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसका क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मटेरियल इफेक्ट है, तो क्या दे दो? डिस्क्लोजर। नॉन मटेरियल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
अगर सर ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा, तो जी गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करूंगा। बोलो पक्का क्लियर है क्या? अरे बोलो रे। यस देखो आ जाओ। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब क्या? These are the significant event, both favorable or unfavorable, occur between the balance sheet date and the date on which financial statement are approved by the board of director। बोलो बराबर है क्या? इसमें दो टाइप के इवेंट रहेंगे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग मतलब क्या? इवेंट हुज कंडीशन वर एग्जिस्टिंग ऑन द balance sheet, then this should be adjusted in the net assets of the entity while preparing financial statement। नॉन एडजस्टिंग मतलब क्या? इवेंट विच ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर अप्रूवल इफ कंडीशन वर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। अच्छा इसका अगर मटेरियल इफेक्ट है तो क्या दे देना? डिस्क्लोजर। नॉट मटेरियल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इवेंट अफेक्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अगर कहीं पे भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा तो रीड्राफ्ट और उसके डिस्क्लोजर्स। तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्पेशल सिनेरियो, डिविडेंड डिक्लेयर किया आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवन इफ पहले प्रपोज हुआ, स्टिल इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज नॉन एडजस्टिंग। क्योंकि अपना AS9 भी डिविडेंड के ऊपर बोलता था। डिविडेंड कब रिकॉर्ड करते थे? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश। याद आया क्या? बोलो रे यस। यानी डिक्लेयर कब हुआ? बाद में। तो हमेशा इसको क्या करना? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हैविंग मटेरियल इफेक्ट की सिर्फ क्या देंगे? डिस्क्लोज। बोलो रे क्या? अच्छा लेकिन डिविडेंड पहले ही डिक्लेयर हो जाता था 31 मार्च के पहले, फिर एडजस्ट होगा ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा। बोलो पक्का क्लियर है क्या? यस। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, बैड डेब्ट कंटिजेंसी 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रही थी और बैड डेब्ट बाद में हुआ, तो फिर एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। कंटिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी 31 मार्च को, बैड डेब्ट हुआ, फिर नॉन एडजस्टिंग। बैड डेब्ट यहाँ पे हो गया, पहले ही हो गया, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ बैड डेब्ट की कंटिजेंसी थी, कुछ भी नहीं हुआ, प्रोविजन बना दो। कंटिजेंसी थी, रिमोट प्रोबेबिलिटी है तो कुछ नहीं, अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो प्रोविजन। अर्थक्वेक हुआ, देखो ट्रीटमेंट ऑफ अर्थक्वेक या लॉस बाय फायर बाद में हुआ, अब बैलेंस शीट पे कोई कंटिजेंसी एडजस्ट करती थी क्या? क्या हो गया? नॉन एडजस्ट। कोर्ट केस यहाँ पे फाइल हुआ, जजमेंट यहाँ पे आया, एडजस्टिंग, लेकिन केस यहाँ पे फाइल हुआ तो नॉन एडजस्टिंग पक्का। चोरी यहाँ हुई, डिस्कवर यहाँ हुई, थोड़ी थोड़ी कैश चुरा रहा था, चोरी बाद में पकड़ी गई तो क्या 31 मार्च तक चोरी हो चुकी थी? एडजस्टिंग। चोरी यहाँ पे हुई, नॉन एडजस्टिंग। सैलरीज एंड वेजेस रिवीजन, डिस्प्यूट पहले से था, वेज रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हुए, एडजस्ट। डिस्प्यूट बाद में आया तो नॉन एडजस्टिंग। सेल ऑफ एसेट बिजनेस परचेज, सेल एग्रीमेंट पहले से साइन हुआ, कोर्ट का अप्रूवल बाद में हुआ तो एडजस्टिंग, लेकिन सेल एग्रीमेंट ही बाद में होता तो नॉन एडजस्टिंग। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट में क्या नेचर ऑफ इवेंट है और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट दे देना। अगर फाइनेंशियल इफेक्ट पता नहीं चल रहा तो उसका बता दो कि स्टेटमेंट बताओ कि हमको फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं निकालते आ रहा है, लेकिन इसका कुछ तो गड़बड़ होगी। बोलो बराबर है। दिस वाज ऑल अबाउट AS4। क्या था? कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। कंटिजेंसी कवर कौन सी कवर हुई यहाँ पे? डेटर्स वाली। बोलो मैंने डेटर्स की कंटिजेंसी का क्या रखते हैं? रिमोट प्रोबेबिलिटी है तो डू नथिंग, गेन है तो डू नथिंग, अगर प्रोबेबिलिटी आए तो प्रोविजन, अगर पता नहीं लग पा रहा तो डिस्क्लोजर। एडजस्टिंग इवेंट, अब देखो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट में तो 31 मार्च के बाद में हुआ, अप्रूवल के पहले। एडजस्टिंग मतलब क्या? बैलेंस शीट में कंटिजेंसी एग्जिस्ट करी तो वो केस में क्या करना है? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मटेरियल इफेक्ट रहा तो डिस्क्लोजर। बस इतना ही है, समझा? आ जाओ क्वेश्चन। चलो अपने को बताने का है, कंटिजेंसी एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। Surya Limited financial year April to March, it has provided following information. A suit against the company's advertisement was filed by the party on 5th April claiming damages of 5 lakh. Suit कब फाइल हुआ? 5th April। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। 31 मार्च के बाद में फाइल हुआ ना। हेलो? 31 मार्च के बाद में फाइल हुआ, 31 मार्च को ईयर एंड हुआ होगा, 5 अप्रैल को केस फाइल हुआ तो क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग। Court send a proposal to sell immovable property 45 lakh in March 2023.
द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 30 लाख अंडर ईयर एंड हाउएवर डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन 15 अप्रैल। देखो वापस से कोर्ट ने प्रपोजल दे दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ऑलरेडी सब डील हो चुकी थी, सिर्फ हुआ क्या, रजिस्ट्री 15 अप्रैल को ही। ऐसे केस में क्या होगा, कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, कौन सा इवेंट होगा, एडजस्टिंग। अच्छा सॉरी सॉरी, सिर्फ प्रपोजल आया था, हाँ हाँ प्रपोजल आया, एग्रीमेंट बाद में हुआ, प्रपोजल आया एग्रीमेंट बाद में हुआ, तो क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग। बोलो यानी दोनों भी कौन से हो जाएंगे, नॉन एडजस्टिंग। देखो ये क्या है, this event does not pertain to the conditions existed on the balance sheet date, it will be no effect, it will be non adjusting event। और दूसरा वाला भी क्या रहेगा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि क्या हुआ, एग्रीमेंट बाद में हुआ, पहले सिर्फ प्रपोजल था, प्रपोजल था तो अपन रिकॉर्ड करते क्या, नहीं करते। बोलो बराबर है। चलो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने को बताना है, क्या होगा, 5 companies whose financial year as on 31st March the financial statement approved by the 15th June, कब अप्रूवल हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, 15th June। अब अपने को बताना है एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। ए सोल्ड अ मेजर प्रॉपर्टी which was included in the balance sheet at 1 lakh and for which contract has been exchanged on 15 मार्च। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया था, 15 मार्च, सेल कब कंप्लीट हुई, 15 मई। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्ट, एडजस्टिंग। क्या होगा मेरे लिए, एडजस्टिंग होगा, देखो वो ही बोला हुआ है यहाँ पे, दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका था। बोलो बराबर है क्या, ये सच है। यहाँ पे बोला हुआ है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम रीड करना, वो अपन आगे पढ़ेंगे। 30th अप्रैल 100% सब्सिडी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर किया। बोलो हमेशा क्या रहता, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हैविंग मटेरियल इफेक्ट, अपन ने पढ़े ना डिविडेंड स्पेशल सिनेरियो, हमेशा क्या रहेगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा यहाँ पे इन्होंने बोला नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला। अच्छा उसके साथ साथ इन्होंने AS9 का भी रेफरेंस दिया, क्या, राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, अपने को ऑलरेडी पता थी क्या ये बात, यस। ऑन 31st May mail order activities of C Limited were shut down with the closure cost amounting 2.5 million। शट डाउन हो गई। बोलो 31st मार्च को क्या होगा मेरे लिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा क्या, बोलो रे, यस। क्या देने पड़ेंगे, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करेंगे कौन से अजम्पशन के साथ, गोइंग कंसर्न। अब देखो ध्यान देना क्या बोला इन्होंने, क्लोजर not anticipated at the year end would be treated as non-adjusting, non-adjusting करना है। Memorandum disclosure would required for the closure mail order since non-disclosure would affect the user of financial statement। इन्होंने बोला सिर्फ डिस्क्लोजर देना, यहाँ पे GC का लिखा हुआ नहीं है। एक्स्ट्रा तुम क्या लिख के आएंगे पॉइंट डिप्लोमेटिक वे में, कि if it could affect the going concern assumption of the going concern assumption then financial statement should be redrafted accordingly। बोलो बरोबर है, ये लाइन एक्स्ट्रा में तुम लिख के आना, यहाँ पे नहीं लिखे हुए स्टिल लिख के आना, ठीक है। जमा, बोलो रे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं फिर भी लिख के आना, क्योंकि देखो पूरा क्लोजर हो रहा है तो हो सकता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो। नेक्स्ट क्या है, ऑन 1st April द डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर द लिमिटेड मेजर सिविल एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइट causes the contract cost to increase by 25%। अब देखो कब हुआ ये, 1 जुलाई, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव हो गए थे, बाद में या पहले, बाद में, नॉट एन इवेंट। मेरे लिए इवेंट ही है क्या, नहीं है, ये मेरे लिए इवेंट ही नहीं होगा। देखो दिस इवेंट टुक प्लेस आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी ये कोई इवेंट होगा क्या मेरे लिए, इवेंट ही नहीं होगा। बराबर है क्या, नेक्स्ट क्या है, अ फायर ऑन 2 April completely destroyed a manufacturing plant, पूरा पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। 10 मिनट नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब एक बात बता, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। इन्होंने यहाँ पे लिखा, देखो इवेंट इज नॉन एडजस्टिंग, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, हाउएवर इट इज नेसेसरी कंसीडर द वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। ऑल्सो अपने को मटेरियल इफेक्ट है तो क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, यस। यहाँ पे AS4 के 2 क्वेश्चन है, एक RTP मई का था और एक शायद से सितंबर का, बराबर है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं।
AS4 पढ़े। यस, अब AS5 में बहुत सारी बातें कवर है, ध्यान देना। AS5 से अबाउट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट पीरियड। करंट पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा और बताओ तो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट भी यहाँ पे कवर है, बोलो बराबर है क्या? यस, देखो क्या क्या कवर होता है, देखो नेट, एक तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कवर करेंगे, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कवर करेंगे, ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड आइटम। कितनी चीजें कवर करने वाले? 5। क्या क्या? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर सकते हैं क्या? यस, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। कैसा इफेक्ट देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज कर सकते हैं क्या? यस। कैसा, प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। अच्छा अब इसमें एक मेजर एग्जांपल है, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टीमेट? अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेथड किसके ऊपर बेस्ड थी? एस्टीमेट के ऊपर, इसलिए चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बोलो पक्का? क्लियर है? लेकिन फीफो से वेटेड एवरेज में चले गया तो फिर क्या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में एस्टीमेट? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, बोलो बराबर। मेथड चेंज होना मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, बोलो बराबर। ऑर्डिनरी आइटम मतलब क्या? जहां से मेरे बिजनेस में ऑर्डिनरी इनकम होती है, जैसे सेल, परचेस, ठीक है, ये सब मेरे बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, बोलो बराबर है। अच्छा इनफैक्ट सेल ऑफ एसेट यूजफुल लाइफ होने के बाद, अब यूजफुल लाइफ होने के बाद क्या मेरे को एसेट बेचना ही पड़ता है क्या? यस। तो ऑर्डिनरी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या? जो बिजनेस का रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है वो कुछ किया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे फायर से गुड्स चल गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं गुड्स एसेट खरीद के लाया, एक हफ्ते में बेच दिया, या इन्वेस्टमेंट सेल आउट किया, क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या? बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से रेवेन्यू या एक्सपेंस होने वाला ऑर्डिनरी, लेकिन रूटीन एक्टिविटी नहीं है तो क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तुम, वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से बताते नीचे, बोलो बने रहे। उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम मतलब क्या? अगर तुमको याद हो, सीए फाउंडेशन में एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, किसके लिए? फॉर मिस्टेक्स ऑफ प्रायर ईयर्स, बोलो बने रहे। ऐसे यहाँ पे प्रायर पीरियड आइटम लिखा है। प्रायर पीरियड आइटम मतलब क्या? पिछले साल की कोई ओमिशन या पिछले साल का कोई एरर करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे थे, वो करंट ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट कर रहे थे, तो कहाँ पे बताएंगे अपन? प्रायर पीरियड आइटम, बोलो बने क्या? वापस से पिछले साल की कोई गलती या पिछले साल का एरर या ओमिशन। देखो एरर होना जरूरी है, अगर एरर नहीं था और इस साल रिकॉर्ड कर रहा था, दैट इज नॉट द प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम का बोलूंगा पिछले साल की गलती रहना या ओमिशन रहना, तभी क्या बोलूंगा? प्रायर पीरियड आइटम। उसको भी अपन क्या करते हैं? पीएनएल स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोज करते, नीचे बताते, दो चीजें अलग से डिस्क्लोज करते, एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एकदम नीचे और उसके नीचे प्रायर पीरियड आइटम। ऑर्डिनरी आइटम तो पीएनएल स्टेटमेंट में रेगुलरली चलता रहेगा। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते क्या? यस। अगेन क्या करना पड़ेगा अपने को? डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे इसके, बोलो बराबर है। उसके बाद चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या हो सकता है क्या? यस। अच्छा एंटिटी ने कब देखना चाहिए अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ क्या? एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंटिटी ने देखना चाहिए। ये पूरा, ये इसका क्रक्स हो गया। चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं। Net profit or loss from the ordinary activity. These are the items of income or expense which arise from the ordinary activity. These are the principal revenue generating item. बोलो बनाने का principal revenue generating item मतलब यहाँ से main revenue आ रहा है। जैसे सेल, परचेज, एक्सपेंस। प्रेजेंट देम कैसे प्रेजेंट करेंगे? कंपनी या शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, बोलो बनाने क्या? अच्छा आइटम्स विच आर ऑफ सच साइज और नेचर विच इज मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल आइटम है तो उसको सेपरेटली भी डिस्क्लोज करेंगे क्या? यस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अचानक से मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में डिक्लाइन हुआ, क्या डिस्क्लोज देना पड़ेगा क्या? यस। गेन ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट और पीपी, रिवर्सल ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, लेजिस्लेटिव चार्जेस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो भी डिस्क्लोजर। लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंस, अगर कुछ ऐसे मटेरियल आइटम दिख रहा तो मेरे को क्या दे देना? अलग से डिस्क्लोजर दे देना। ये क्या हो गया? ऑर्डिनरी। इसके साथ ही पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब क्या? दीज आर द आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच आर नॉट ऑर्डिनरी इन नेचर, दीज आर इनफ्रीक्वेंट और एबनॉर्मल, जैसे लॉस बाय अर्थक्वेक और फायर। सब्सटेंशियल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, मैं गया ऐसे रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खाता था, भेलपुरी खाते खाते लॉटरी वाले ने मेरे को लॉटरी की टिकट दे दिया और लॉटरी की टिकट लग गई,
फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बोले बोल रहे हैं कि इसको क्या करना, पीएनएल में अलग से डिस्क्लोज करना। अच्छा, जब भी एक चीज याद है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बना रहे तब बताते टाइम मेरे को गेन और लॉस को सेट ऑफ नहीं करना है। मतलब गेन है तो अलग से गेन बताओ, लॉस है तो अलग से लॉस बताओ। दोनों को सेट ऑफ करेंगे क्या अपन कभी भी नहीं। डू नॉट सेट ऑफ गेन्स विथ लॉस और एनी अदर आइटम, अपन सबको अलग अलग बताएंगे। ये चीज है कि इंपॉर्टेंट है। बोले मैंने यहाँ पे क्या क्या ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम मतलब क्या थे, रेक्टिफिकेशन इफेक्ट ऑफ एरर या फिर ओमिशन ऑफ अर्लियर ईयर। बोलो बरोबर है। दिस आर ड्यू टू नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एग्जांपल जैसे रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ लीग, रॉन्ग नेचर ऑफ एक्सपेंस, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन पीएनएल। बोले मैंने अलग से पीएनएल में डिस्क्लोज करो। नोट, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ अर्लियर ईयर रिकॉर्डेड इन करंट ईयर। पहले का क्लेम था लेकिन पहले पता नहीं था क्लेम मिलेगा या नहीं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया और अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो क्या प्रायर पीरियड आइटम होगा क्या, नहीं, क्योंकि भाई वो पहले पता ही नहीं था क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक अनसर्टेन नहीं है तब तक गेन रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस साल गेन मिला, वो क्या मेरे लिए प्रायर पीरियड आइटम होगा क्या, इट इज नॉट एन एरर। उसको क्या ट्रीट करना, ऑर्डिनरी आइटम। ऐसा एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल में जहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम था, इंश्योरेंस क्लेम वो साल में रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि पता नहीं था मिलेगा नहीं। अब इस साल में मिल रहा तो इस साल में मेरे लिए प्रायर पीरियड आइटम होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो कोई एरर नहीं था। कब अपन प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे, जब एरर हो। बोलो बराबर है क्या, यस। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है क्या, यस। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या, प्रिंसिपल एंड मेथड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट फार्मूला, गुडविल, फॉरेन एक्सचेंज, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये सब क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। डेप्रिसिएशन मेथड पॉलिसी है क्या, क्या है, एस्टिमेट। अच्छा, पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं, तीन सिनेरियो में चेंज कर सकते हैं। एक तो बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब ट्रू एंड फेयर वे दिखना इसलिए। दूसरा है कंप्लायंस विद लॉ या फिर कंप्लायंस विद एएस। एएस ने चेंज कर दिया तो, लॉ ने चेंज कर दिया तो, या बेटर प्रेजेंटेशन। कितने सिनेरियो में चेंज कर सकते हैं, तीन। क्या क्या, बेटर प्रेजेंटेशन, compliance with law, compliance with AS। बोलो बनाने क्या, अच्छा। whenever policy changed following disclosure given, कौन से देंगे, old policy, new policy, effect और reason। बोलो बना, चार। क्या क्या, old, new, effect, reason। क्या क्या बताएं वापस से, चार। old, new, effect, reason। पक्का क्लियर है। अच्छा, अगर कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई तो क्या उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूंगा क्या, नहीं, ये तो न्यू पॉलिसी आई, ये अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है। अब जैसे बहुत बार कुछ क्वेश्चन में बोलेगा एम्प्लॉय को न्यू बेनिफिट देना चालू कर दिया रिटायरमेंट पे, तो क्या पहले की पॉलिसी चेंज हुई या न्यू पॉलिसी दिया, न्यू पॉलिसी इज नॉट एन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बोलो बना रहे कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होना मतलब क्या, पहले कोई पॉलिसी थी अब उसकी जगह पे चेंज करके दूसरी लेके आ रहे हैं। ऐसे केस में चार चीजें, ओल्ड, न्यू, इफेक्ट और रीजन। पहले क्या था, अभी क्या है, इफेक्ट है, रीजन। तीन जगह पे चेंज कर सकते हैं क्या, better presentation, compliance with law, compliance with AS। New policy introduced के मतलब it is known as introduction of new policy, not a change in accounting policy। बोलो बराबर है क्या। अच्छा, accounting estimate क्या चेंज हो सकता क्या, yes, accounting estimate may be made regarding the life of the asset, rate of discounting factor। ऐसे अलग अलग जगह पे estimate चेंज हो सकता। estimate में अंडर को चेंज इन लेटर ईयर, दिस चेंज आर कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें वही रहेगा, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। दिस दिस आर नॉट डिस्क्लोज इन पीएनएल इफ इमटेरियल। अगर इमटेरियल है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन मटेरियल है तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बोलो पक्का क्लियर। क्या क्या पड़े इसमें देखो, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चलो, explain whether the following constitute change in accounting policy as per AS 5। Introduction of formal gratuity requirement scheme by the employer in place of ad hoc gratia to the employee। अब न्यू फॉर्मल रिटायरमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया, क्या बोलूंगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, नहीं, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट है, management has decided to pay pension to those employees who have retired in the organization, such employee will get the 20,000। earlier there was no such scheme। बोलो, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये भी न्यू पॉलिसी का इंट्रोडक्शन है, पहले खुद भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी, अभी न्यू पॉलिसी लेके आए।
अगेन दिस इज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी। बोलो बराबर है क्या? यस, देखो वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली दिस इज नॉट इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, और यहाँ पे सेकंड वाला क्या, इट विल बी नॉट बी ट्रीटेड एज, और नॉट बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे भी अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है। बोलो बराबर है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 3 year, a company owning and operating helicopters lost 4 helicopters, 4 helicopters चले गए। The company accountant felt that after the crash, the maintenance provision created in respect of respective helicopter were no longer required। अब देखो ध्यान देना, क्या हुआ, हेलीकॉप्टर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मैंने प्रोविजन बनाया, लेकिन अब हेलीकॉप्टर ही नहीं रहे, तो उसका प्रोविजन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं। हेलीकॉप्टर रहता तो मैं प्रोविजन बनाता, अब हेलीकॉप्टर नहीं है तो प्रोविजन काम का है क्या? नहीं। क्या पीएनएल को राइट बैक होना चाहिए क्या? यस, लेकिन इनका क्या बोलना है, राइट बैक होना चाहिए प्रायर पीरियड आइटम। सही है या गलत? गलत है। प्रायर पीरियड आइटम बोल के जाएगा क्या? नहीं। क्या बोल के जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होना है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएगा। प्रायर पीरियड जाएगा क्या? नहीं। प्रायर पीरियड आइटम नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे वही बोला हुआ है, द अमाउंट रिटर्न बैक शुड बी डिस्क्लोज्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5 रेदर देन प्रायर पीरियड आइटम। बोलो पक्का? यहाँ तक समझा? कोई दिक्कत, दुविधा, अड़चन, समस्या, प्रॉब्लम? आगे बढ़ो, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, छोटे छोटे चैप्टर बोल के इजी इजी गोइंग वे में ले रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। 4 5 हो गया, ठीक है। 4 क्या था? कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। 5 में क्या करें? नेट प्रॉफिट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, उसके बाद 2 चीजें और, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट। पक्का? ठीक है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से वन ऑफ द प्रोविजेंसी प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट। 3 चीजें, एक तो क्या है, प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट। बोलो बना है क्या? अच्छा, कहीं पे भी प्रोविजन बनाना मतलब क्या, देखो ध्यान देना, प्रोविजन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविजन इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। पहले कुछ हुआ था, देखो कंटिजेंसी और प्रोविजन में फर्क है। प्रोविजन में क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर, सॉरी कंटिजेंसी में अपन क्या करते थे, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट था, लेकिन प्रोविजन में क्या है, पास्ट में ही कुछ इवेंट हुआ, उसकी वजह से मेरी प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन आ सकती है, which will result in outflow of resources and amount can be measured reliably। अल्लाह का, चलो। प्रोविजन मतलब क्या, प्रोविजन वाज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ था, इसकी वजह से मेरे ऊपर कुछ ना कुछ अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ सकती है। बोलो बराबर है क्या? यस, जिसका आउटफ्लो कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देखो फिर इस तरीके से डिफाइन किया, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस हुज चांस ऑफ अकरेंस आर मोर देन नॉट, जिसके होने के चांसेस ज्यादा है, अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, पहले कुछ हुआ था उसकी वजह से आज मेरा ये प्रोविजन आया है। सम इवेंट हैज ऑकर्ड इन द पास्ट व्हिच हैज एलिमिनेटेड इन एनी अदर अल्टरनेटिव। बोलो बराबर है क्या? which is expected to result in outflow of resources। बोलो बराबर है क्या? अब जैसे एग्जांपल दूं, मैंने पहले कभी कुछ सेल किया और इसमें वारंटी दिया था, अब क्या प्रोडक्ट खराब हुआ था, मेरे को वारंटी के चक्कर में दूसरा नया प्रोडक्ट इशू कर सकना पड़ सकता है क्या? यस। तो ऐसे में क्या, ऐसे केस में क्या मेरे को वारंटी का प्रोविजन बनाना चाहिए क्या? यस। तो देखो, पहले पास्ट में सेल हुई, उसकी वजह से अभी मेरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाएगा, अभी पैसे जाएंगे, यानी मैंने क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब देखो प्रोविजन बनाने का 2 तरीका है, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ले लो और लॉस अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। सपोज प्रोबेबिलिटी है 40% और लॉस अमाउंट हो सकता है 1 लाख, तो कितने का प्रोविजन बनाऊंगा, 40,000 का प्रोविजन बनाऊंगा। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पॉसिबल आउटकम और मोस्ट लाइकली विच मैनेजमेंट कैलकुलेटेड अमाउंट। मतलब क्वेश्चन में मैनेजमेंट ही बोल देगा इतने का प्रोविजन बनाए, मैनेजमेंट डायरेक्ट बोलेगा 50 का, तो 50 का बोला तो 50 का बना दो, कोई दिक्कत है क्या? यानी एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, दूसरा
पॉसिबल आउटकम। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू लॉस अमाउंट करके अपन प्रोविजन निकालेंगे। बराबर है। देखो वापस से प्रोविजन क्या था, बोलो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। बोलो बराबर है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बोलो बराबर है क्या, यस अच्छा। नोट नंबर 1, while calculating amount of provision we should not deduct any expected gain in future। गेन्स को कभी डिडक्ट करेंगे क्या, नहीं, क्यों, गेन अपन कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मतलब बना है क्या। लेकिन अगर कहीं पे भी रिकवरी और इंडेमनिफिकेशन एसेट है, मतलब मेरा लॉस हुआ लेकिन उसके अगेंस्ट में मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी, तो अगर मेरा कोई इंडेमनिफिकेशन एसेट है तो वो सेपरेटली रिकॉर्ड करो इफ इट इज वर्चुअली सर्टन। व्हाट डज मीन बाय वर्चुअली सर्टन, पक्का मिलेगा, 100% श्योरिटी है मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज वर्चुअली सर्टन। इन P&L expense of provision will get reduced from the recovery asset। P&L दिखाते टाइम अपन रिकवरी एसेट से कम कर देंगे। बैलेंस शीट में प्रोविजन एसेट के साथ ही बता दे रिकवरी एसेट। वैसे भी अपन प्रोविजन आज तक एसेट के साथ ही बताए, क्या बोलो रे, यस। एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन ऑन वारंटी, क्या वारंटी का भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा, सेल अमाउंट इनटू परसेंट ऑफ एक्सरसाइज। फाइनेंशियल गारंटी, मैंने किसी गारंटी किया लेकिन मेरे को लग रहा मैंने गारंटी दिया वाला सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, तो बैंक किससे पैसे आगे मांगेगी, मेरे से। तो मेरे से पैसे मांगे तो मैंने प्रोविजन बनाना चाहिए क्या, यस। लीगल डिस्प्यूट, कोर्ट केस हुआ जहाँ पे 100% हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, ऐसे केस में क्या प्रोविजन बनाना चाहिए क्या, यस। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने वाला हूँ, पूरा का पूरा मेरे पास प्लान रेडी है, ऐसे केस में कि जो भी खर्चे होने वाले हैं उसका भी प्रोविजन बना के रखूंगा, क्या बोलो रे मैं, यस। उसके बाद दो चीज, एक तो कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लॉसेस, यानी अगेन इट इज अ, देखो प्रोविजन क्या था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। बोलो है वो प्रेजेंट थी, है पॉसिबल, वहां पे पास्ट इवेंट था, या क्या है, फ्यूचर इवेंट। बोलो है क्या, यस। ऐसे केस में कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, नहीं, कंटिजेंट लायबिलिटी का सिर्फ क्या देते, डिस्क्लोजर देंगे, क्या देंगे, डिस्क्लोजर। कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लॉसेस आर नॉट रिकॉर्डेड, डिस्क्लोजर देंगे क्योंकि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। लेकिन यही पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो गई तो प्रोविजन बना देना। पॉसिबल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट में कन्वर्ट हो गई तो क्या बना देना, प्रोविजन। मतलब बराबर है क्या, यस अच्छा। कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लॉसेस आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बराबर है क्या, यस। कंटिजेंट एसेट और गेन, गेन हुआ, प्रूडेंस कांसेप्ट गेन को अलाउ करेगा क्या, नहीं। गेन मतलब क्या, अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच विल राइज इनफ्लो इन रिसोर्सेस। अब एक बात बताओ, क्या गेन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ करता क्या, नहीं, तो इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे कंटीजेंट एसेट गेन का, नॉट इवन डिस्क्लोजर। लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे देते लेकिन एसेट का डिस्क्लोजर भी देंगे क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने आईसीआई ने बहुत अच्छा डिसीजन ट्री दिया, इससे तुम डायरेक्टली समझ पाएंगे रिकॉर्ड करना है या नहीं। देखो स्टार्ट करो, सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो आगे बात कर देना, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो क्या पूछेंगे, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है क्या, तो कंटिजेंसी रह सकती। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है तो डू नथिंग। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है लेकिन उसके चांसेस रिमोट है, रिमोट है मतलब कम है, तो डू नथिंग। अगर चांसेस ज्यादा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन दे तो क्या कर दो, डिस्क्लोजर दे दो। मतलब बराबर है क्या, अच्छा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, रिमोट चांसेस है तो कुछ नहीं, अगर रिमोट चांसेस नहीं है तो डिस्क्लोज। रिलायबली एस्टिमेट कर सकते क्या, अगर नहीं कर सकते तो डिस्क्लोज, अगर कर सकते तो प्रोविजन बनाना। यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउटफ्लो प्रोबेबल लेना, एस्टिमेट कर सकना, तभी जाके प्रोविजन बनेगा, ठीक है। अगर चांसेस कहीं पे भी रिमोट है तो डू नथिंग हो जाएगा, लेकिन अगर चांसेस रिमोट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, डिस्क्लोजर देंगे। मतलब बराबर है क्या, तो सिंपली अपने को डिसीजन ट्री फॉलो करना पड़ेगा। आ जाओ, क्या है देखो, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट trade fair organization. When the company was organizing the trade fair exhibition, it decided 5% contingency charges for the outstanding agencies. अब देखो हुआ क्या, income received by the way of company, while in the case of fairs organized by the outside agency 5% contingency charges are levied separately on the invoice। अपन contingency charges 5% ले रहे थे डायरेक्ट,
Contingency charges in respect of fair organized itself are inbuilt and space rent charge for the particular participant and both are credited to the income and expenditure account. अब देखो हो रहा क्या, मैंने है ना कोई एग्जीबिशन रखा, एग्जीबिशन में जो भी आएंगे उनको मैं जगह दूंगा, जगह का रेंट तो लूंगा लेकिन मैं उसके ऊपर एडिशनल क्या ले रहा, 5% कंटीजेंसी चार्जेस. द इंटेंशन ऑफ लिविंग चार्जेस टू मीट अनफोर्सीन लायबिलिटी, जैसे कि कुछ अटैक हो गया, लॉस हो गया, इंजरी हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया. The decision to levy 5% contingency charges was based on the assessment only as actual liability on this account cannot be estimate. यानी अगेंस्ट 5% एस्टिमेट बेसिस पे एग्जैक्ट पता नहीं. The following accounting treatment and disclosure were made by the company in financial statement. 5% contingency charges treated as income and matching provision for the same is also made. एक तो income में record किया और उसका provision भी बना दिया. Suitable disclosure to this effect is also made in notes forming part. Whether the creation of provision of contingency under the fact and circumstances are case in conformity with AS 29. If the answer is no, what should be the treatment? सबसे पहले क्या मैंने 5% कंटीजेंसी चार्जेस का प्रोविजन बनाना चाहिए क्या? बोलो क्यों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. बोलो बनाने का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. देखो ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंगली प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर सच कंटीजेंसी अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. देखो यहाँ पे वही बोला, if this condition are not met, no provision, present obligation नहीं है. It is clear that contingency neither a present obligation exists due to past event not reliably estimate. तो ऐसे केस में क्या प्रोविजन बनाने की जरूरत थी क्या? नहीं. अच्छा, if the answer is no, then what should be the treatment of provision which is already created? जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, क्या वो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा क्या? यस yes. अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी बना दिए, क्या कर दो, रिवर्स कर दो. प्रोविजन created known as liabilities since and stipulated are not known at the balance sheet date, the provision cannot be created. The provision so called shall be treated as reserve. उसको क्या ट्रीट कर दो, रिजर्व की तरह ट्रीट कर दो, मतलब रिवर्स कर देना. बोलो क्लियर है? प्रोविजन बना नहीं सकते, बना के गलत किए, रिजर्व ट्रीट करना पड़ेगा. यहाँ तक जमा? अरे बोलो रे. यस, लास्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द ईयर QA delivered the manufactured product to the customer. अब द प्रोडक्ट फॉल्टी निकले, के कमेंस्ड लीगल एक्शन, के ने लीगल एक्शन लिया. अब आगे क्या हुआ देखो, ध्यान देना. देयरफॉर ऑन द 1st December द कंपनी कमेंस्ड द लीगल एक्शन अगेंस्ट एफ क्लेमिंग द डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. देखो मेरे कस्टमर ने मेरे पे केस किया, मैं किस पे केस कर रहा, मेरे को जिसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, मैंने किसी को सप्लाई किया, वो डैमेज निकले, उसने मेरे पे केस किया. मैंने बदले में किसके ऊपर केस कर दिया, जिसने मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई किया. QA Limited estimated that the probability of success of both legal actions of the actions of K against QA and QA against F is very high. दोनों भी केस में, दोनों भी केस मतलब एक केस में अपन अपने को K के अगेंस्ट हार जाएंगे और F के अगेंस्ट जीत जाएंगे, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है. On 1st October, QA Limited estimated damage it would have to pay 5 crore. These estimates were revised to 5.2 crore on 31st March 2024 and 5.24 crore as at 15th May 2025. The actually case was settled on 1st June when company paid 5.3 crore to K. कंपनी को कितने देने पड़े? 5.3. 31st March को इसका एस्टिमेट कितने में था? 5.2. मतलब बराबर है क्या? ये दो रिलेवेंट, एक तो 5.2 और 5.3. आगे देखो, ध्यान देना. On 1st December QA had estimated that it would amount the received damages 3.5 crore. These revised to 3.6 on 31st March and 3.7 on 15th May. F actually paid 3.75 in its financial statement, provided that 3.6 crore as a financial statement. अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब किए? 26 अप्रैल. यानी एक बार एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग होगा ना. कब फाइनल, कब सेटलमेंट हुआ देखना यहाँ पे. कब सेटलमेंट हुआ? 1 जून. पुराने वाले केस में भी कब सेटलमेंट हुआ? 15 मई, 1 जून. दोनों भी केस में 1 जून को सेटल हुआ. यानी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग?
नॉन एडजस्टिंग, यानी प्रोविजन कितना बनेगा जितना 31 मार्च को था। कितना कितना था 31 मार्च को, यहाँ पे कितना था 5.2, और यहाँ पे कितना है 3.6। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा अब एक बात बताओ, 5.2 करोड़ का लॉस है और 3.6 करोड़ का गेन है, सर टफ होगा क्या? लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? यस। गेन। ठीक है चलो, देखो इन्होंने भी वही किया। क्यूए ने प्रोविजन बनाना चाहिए, कितने का प्रोविजन बनेगा, अपन ने कितने का बोले थे 5.2। इन्होंने भी क्या किया, यस प्रोविजन फॉर क्लेम रिगार्डिंग एएस 29 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू फायर स्टेटमेंट, 5.2 करोड़ का प्रोविजन बनाना चाहिए। बोलो पक्का? अच्छा इसकी जर्नल एंट्री बताई इन्होंने, जर्नल एंट्री बताई पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटी। बोले बराबर है, यानी प्रोविजन बना वही पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटी। अच्छा गेन का क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गेन क्या करेंगे, कंटिंजेंट एसेट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज। ये चीज ऑलरेडी पता थी क्या? और ये चीज पता थी, समझा क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे तो? वेरी गुड। अच्छा अगर यहाँ पे एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जुलाई की को अप्रूव होते तो कितने का प्रोविजन बना था? बोलो। 1 जून को सेटलमेंट हो गया, तो ऐसे केस में कितने का बनता, 5.3 का बनता क्या? बोलो रे। यस, क्यों 5.3 का बनता? क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाता। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा और इवन गेन के केस में भी देखो, ध्यान देना, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग के केस में फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कवर होते हैं। तो वो केस में फिर मैं इसका भी प्रोविजन बना देता, समझ में आ रहा है क्या? यानी फिर दोनों भी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो दोनों रिकॉग्नाइज होंगे क्या? नहीं। और अपने कब तक का प्रोविजन लेना पड़ेगा, 31 मार्च तक का। बोलो पक्का? क्लियर है? यस। यहाँ पे अपने मेजर इंपॉर्टेंट एएस सारे खत्म होते हैं। बोलो बराबर है। इसके आगे छोटे मोटे एएस है, लेकिन दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन करना पक्का करेंगे अपन पूरे। ठीक है, यहाँ तक समझा क्या? मैंने एक बार यस और नो का काउंट दो। ठीक है चलो, डायरेक्टली आ जाओ एप्लीकेबिलिटी में, खाली फटाफट फटाफट 2 मिनट में बता देता हूँ। एएस किसको किसको अप्लाई होंगे, ध्यान देना। एएस सारी कंपनी को अप्लाई होंगे, लेकिन जो कंपनी के ऊपर इंडेस लग रहे हैं वो कंपनी के ऊपर एएस नहीं लगेंगे। इंडेस क्या रहता है सर, सीए फाइनल में तुम लोग पढ़ोगे। एएस से थोड़े और हायर लेवल वाले रहते हैं इंडेस। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको लगेंगे, कौन से कंपनी को, जो कंपनी को इंडेस नहीं लग रहे। जो कंपनी को इंडेस लग रहे वो कंपनी को एएस नहीं लगेंगे, जो कंपनी को इंडेस नहीं लग रहे वो कंपनी को एएस लगेंगे। तो सर इंडेस किसको लगेंगे वो ध्यान रख लेना कंपनी के लिए। इंडेस किसको लगेंगे, कोई भी कंपनी लिस्टिंग में या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में, तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, इंडेस। यानी कोई कंपनी लिस्ट हो गई, रिलायंस लिमिटेड, क्या लगेगा, इंडेस। प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में कोई कंपनी, स्विगी, तो इंडेस। बोलो बराबर है क्या? अच्छा सिर्फ लिस्टिंग शेयर की रह सकती है या बॉन्ड वगैरह भी चलेगा? सब चलेगा। सेकंड क्या है, और कौन सी कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़। ये पूरे चैप्टर में ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ही जगह पे है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़। बोलो बता क्या, नेटवर्थ मींस शेयर होल्डर फंड। अगर 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है तो क्या लगेंगे, इंडियस। अच्छा इंडियस हमेशा बैंक रहने दो या इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी सिनेरियो में लिस्टेड रहो कुछ भी रहो, कभी भी इसके ऊपर क्या नहीं लगते, इंडियस नहीं लगते। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा अगर इंडियस नहीं लग रहे तो एस कौन से अप्लाई होंगे, तो इसमें दो क्राइटेरिया बताए, एक तो एसएमसी और नॉन एसएमसी। एसएमसी मतलब क्या, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, जो कि तुमने लॉ में पढ़ा होगा। नॉन एसएमसी मतलब क्या, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। अच्छा कुछ कंपनी हमेशा नॉन एसएमसी है, मतलब बैंकिंग हमेशा, इंश्योरेंस हमेशा, फाइनेंशियल हमेशा क्या रहेगा, नॉन एसएमसी। बाकी सब एसएमसी मतलब क्या, टर्नओवर 250 से ज्यादा या बोराइंग 50 से ज्यादा। अच्छा वहां पे इंडियस की क्या कंडीशन थी, नेटवर्थ था ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 करोड़, लेकिन एसएमसी कब बोलता, टर्नओवर और बोराइंग। टर्नओवर 250 से ज्यादा, बोराइंग 50 से ज्यादा, तो एसएमसी, अदरवाइज तो नॉन एसएमसी, अदरवाइज एसएमसी। टर्नओवर 250 से कम है या 250 तक है तो एसएमसी।
बोराइंग 250 या 50 से कम है तो एसएमसी, अदरवाइज नॉन एसएमसी। बोलो पक्का, क्लियर है क्या? यस। अच्छा सर, अगर नॉन एसएमसी है तो हर एक एस लगेगा, एक्सेप्ट जो एस डिलीट हो गए, 6 और 8 डिलीट हो गए, 6 और 8 लगेंगे नहीं, नो एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन, सारे एस लगेंगे। बोलो बराबर है। लेकिन अगर एसएमसी है तो एसएमसी को कुछ एस में एग्जाम्प्ट है, कहाँ का एग्जाम्प्ट है, खाली नंबर देख लो, एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेंगे। फुल एग्जाम्पशन इन 3 17 23, कैश फ्लो 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग 20, अर्निंग पर शेयर। पार्शियल एग्जाम्पशन एएस 15, मतलब एम्प्लॉयमेंट डिस्क्लोजर किसके नहीं दे रहे, लीजेस 28, क्या है इम्पेयरमेंट 29, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, वेरी गुड, कंटिजेंट एसेट कंटिजेंट लायबिलिटी। एग्जाम्पशन 21 23 27 ये कंसोलिडेशन, और 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर कंसोलिडेटेड नहीं बना रहे तो ये सब एस नहीं लगाओ, चलेगा। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, अब ये तो बात किसके करे अपन ने अब तक, सिर्फ कंपनी, किसकी बात करें, पूरी कंपनीज। लेकिन इंडिविजुअली अदर देन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कंपनीज में क्या होगा, तो इसमें इन्होंने 4 लेवल डिफाइन किए, एक तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सबका अपना अपना लेवल है। वैसे यहाँ पे भी कितने लेवल है, 4। 250, मेरे साथ नंबर बोलो, 250 50, 50 10, 10 2, उससे कम, वापिस से 250 50, 50 10, 10 2, हर बार 5 से डिवाइड करेंगे अपन, 250 50, 50 10, 10 2, पक्का। वापिस से 250 50, लेवल 1 किसको बोलूंगा, टर्नओवर 250 से ज्यादा, बोराइंग 50 से ज्यादा, या फिर बैंक हमेशा। लेवल 2 टर्नओवर 50 से ज्यादा, बोराइंग 10 से ज्यादा, लेकिन 250 से, 250 या 250 से कम, 50 या 50 से कम, तो क्या हो जाएगा, लेवल 2। अब देखो 250 50 50 10 हो गया, उसके बाद क्या था, 10 2। बोले बोले 10 से ज्यादा, 50 से कम या 50 तक, 2 से ज्यादा या 10 तक, तो लेवल 3। अगर 10 से भी कम है और 2 से भी कम है तो लेवल 4, पक्का। ये क्या है, वापिस से 250 50 लेवल 1, 50 10 लेवल 2, 10 2 लेवल 3, उसके नीचे लेवल 4। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सिर्फ ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन। यहाँ पे भी देखो एसएमसी में भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, सिर्फ इंडिया इसमें क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू नेटवर्क 250 करोड़, बराबर है। अच्छा, लेवल 1 को क्या लगेंगे, सारे एस लगेंगे, खाली जो डिलीट हो गए वो नहीं लगते। लेवल 2 को क्या लगेंगे, वही वाले जो नॉन एसएमसी को थे, नॉन एसएमसी को 3 17 20, पार्शियल 15 मतलब आधे अधूरे, 19 28 29 के डिस्क्लोजर एग्जाम, यानी ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, नॉन एसएमसी वाले। अच्छा, लेवल 3 को एडिशनल दिए, क्या क्या एडिशनल दिए वही पढ़ना। ये एक्स्ट्रा मतलब रिलेटेड पार्टी छोड़ दो, और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन छोड़ दो। 10 11 के डिस्क्लोजर एग्जाम कर दिया, 10 11 कौन सा है, पीपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अच्छा, फिर लेवल 4 को क्या क्या एक्स्ट्रा पकड़ा, बी 18 24 तो था, और कौन सा ले लिया, 28 यहाँ पे फुल्ली एग्जाम कर दिया, पहले सिर्फ डिस्क्लोजर था, अब यहाँ पे फुल्ली। 10 11 तो कवर था, 13 26 कवर कर लिया, 13 अमालगमेशन 26। हाँ, क्या फुल्ली एग्जाम्शन में भी हाँ ठीक है ना, यहाँ गलती से यहाँ से डिलीट होना भूल गया, इसको फुल्ली एग्जाम में ही कवर करना है। बोले बराबर है। अच्छा, एग्जाम्शन यहाँ पे 14 में भी कवर कर रहे हैं, मतलब अमेलगमेशन वाला जो है उसमें 14 में अलग से कवर कर लिया। बोले बराबर है। दिस फॉरवर्ड लेवल, लेवल एग्जैक्ट याद भी नहीं रहे है तो खाली टर्नओवर क्राइटेरिया याद दे दो, काफी है। अच्छा, बेस्ड ऑन द अपॉन क्राइटेरिया, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है सारे, कौन से है? सारे के सारे कौन से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, 11 1 2 3 4 बताना है। रामा टेक्सटाइल हुज टर्नओवर excluding other income exceeds 10 crore was does not exceed 50 करोड़, कौन सी लेवल, देखो 250 50 50 10 10 2, 10 2 में आया, 10 2 में आया मतलब लेवल 3। बोलो बराबर है क्या? बोलो यस और नो। यस, ये देखो लेवल 3 बोला इन्होंने भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टार इंडस्ट्रीज हैविंग बोरोइंग इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़ बट नॉट एक्सेस ऑफ रुपीज 10 करोड़, 2 से ज्यादा 10 से कम, वापिस से कौन सा हो गया, लेवल। न्यूमैन हैविंग बोरोइंग लेस देन 50 लाख,
अब देखो ध्यान देना, न्यू मैन इंडस्ट्रीज हैविंग बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट लेस देन 50 लाख एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। अब यहाँ पे लेस देन 50 लाख है, क्या हो गया, लेवल 4, ने भी लेवल 4 ही कंसिडर किया। एसएस फाइनेंस, फाइनेंस बोलते ही एक ही ध्यान आना, हमेशा लेवल 1 रहेगा, क्यों, बैंक। डीडी फाइनेंस होल्डिंग ऑफ एसएस फाइनेंस, लेवल 1। कोऑपरेटिव बैंक का देखो 3 4 1 1। अच्छा यहाँ पे देखो एक जगह पे ना आरटीपी में ही गलती थी, गलती से क्या किया उन्होंने, एएस 2 का क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी के हेडिंग लिख के कर दिया था। ठीक है एएस 2 का क्वेश्चन, लेकिन आ गया एप्लीकेबिलिटी में, तो अपने पास भी अपन कवर कर लेंगे, अब आ गया तो आ गया, एएस 2 तो आता अपने को, तो 2 मिनट के लिए फटाफट बताना। वैल्यू कॉस्ट पर कंप्यूटर निकालना है फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितने 150 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हुए, फटाफट मेरे को बताओ। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा क्या, डायरेक्ट लेबर आएंगे क्या, यस। वेरिएबल ओवरहेड आएंगे क्या, प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड 290, इसमें इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं, तो कितने लूंगा, 190। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 990 डिवाइड बाय 550 कंप्यूटर थे, 1.8 लाख। अच्छा इन्होंने भी 1.8 लाख निकाल के दिए, क्या करेक्ट है क्या इनकी, यस। इनका भी कितना आया, 1.8, 990 अपना आया, इनका भी 990 1.8 कर लिया, इजी था। 2 मिनट कर लेने का, इन्वेंटरी का क्वेश्चन था, एप्लीकेबिलिटी में प्रिंट हो गया, अपन ने वो भी कर लिए, कुछ भी छोड़े क्या, नहीं। मेरे को समझा ही नहीं है क्वेश्चन दिए क्यों, जब क्वेश्चन में ही आंसर था। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन रहेंगे तुमको पता है, इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर करेगा, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, पब्लिक, गवर्नमेंट। 6 है, कितने, 6। कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगा, 6 जन, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, पब्लिक, गवर्नमेंट। पक्का, यस। 6 में से एग्जाम में आता 3 4 तो लिखते, इन्वेस्टर ध्यान में आता था, एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट ताई, और पब्लिक अपने जैसे फुकटे कुछ भी नहीं, किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं। बोले बराबर है क्या, यस, ठीक है। अंडरलाइंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या था, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। अक्रूवल ड्यू बेसिस पे, मतलब पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं, मतलब इनकम और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, एज एंड व्हेन ड्यू, वेदर और नॉट पेड। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, जो पॉलिसी सेलेक्ट करे कंसिस्टेंसी अप्लाई करते रहो। बोलो बराबर है क्या, यस। देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, नो इंटेंशन टू लिक्विडेट और कर्टेल, इफ फॉलोड शुड नॉट बी डिस्क्लोज। फॉलो नहीं करे तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन अगर फॉलो नहीं करे फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रीड्राफ्ट करेंगे ना, तब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट कर रहे हैं ऐसे केस में क्या करना है, देखो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट कर रहे हैं ऐसे केस में क्या कर देना, जितने भी तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है या एसेट्स है, सब कुछ एनआरवी पे बताना। क्या बताना, एनआरवी, क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हुआ मतलब बिजनेस बंद होने वाला है। तो सारे एसेट्स, तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक जितने भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बताना, क्यों, क्योंकि वैसे भी बिजनेस बंद होने वाला है। और कुछ चीजें जैसे कि तुम्हारा कोई एक्सपेंसेस रह सकता जो डेफर होने वाले थे, अब डेफर करेंगे क्या, भाई बिजनेस ही बंद होने वाला है, पूरा का पूरा एक्सपेंस एक साथ बुक करो। तो ऐसे केस में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट कर रहे हैं तब एनआरवी हमेशा एनआरवी में रिकॉर्ड करेंगे, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ भी खर्चे है तो इमीडिएटली बुक करते चलो और पूरा एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे जैसे बिजनेस अगले साल बंद होने वाला है। बोलो बराबर है क्या, यस। इसका एक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का, लगे तो अपन देख लेंगे। अक्रूवल assumption मतलब क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्डेड ऑन द पीरियड बेसिस और टाइम बेसिस। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, जो भी पॉलिसी सेलेक्ट करे कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रहना, अच्छे रहना। अच्छे रहना मतलब क्या, समझ में आने चाहिए, अंडरस्टैंड, चाइनीज लैंग्वेज में लिखे, हम का है क्या, नहीं। रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब क्या, मटेरियल आइटम क्या करो, डिस्क्लोज।
रिलायबल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिलाई करके मैं इनफॉर्म डिसीजन ले पाना चाहिए, इसलिए रिलायबल रहना। और जब भी रिलायबल की बात करते हैं, एक तो क्या रहना, कंप्लीट, ट्रू एंड फेयर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब क्या, लॉ को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। सब्सटेंस मतलब क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, लॉ में पेंडिंग है तो रहने दो। अब जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं किया, प्रॉपर्टी आ गई, पोजीशन आ गया, रजिस्ट्री के लिए रुकना है क्या, नहीं, सब्सटेंस को प्रायोरिटी देंगे रेदर देन लीगल फॉर्म। न्यूट्रल फ्रॉम बायस, मतलब कहीं पे भी बायसनेस लगाना है क्या, नहीं। और प्रूडेंट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये तो पता है, प्रूडेंट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, लॉस हुआ तो इमीडिएटली प्रॉफिट जब होगा तब। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन कंपेरेबल बनाते हैं, कंपेरेबल बनाते हैं, लास्ट 1 ईयर का कंपैरिजन में बनाते हैं क्या, बोलो रे। यस यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक है क्या, अंडरस्टैंडेबल, रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, बोलो बोलो। और रिलायबल में कंप्लीटनेस, ट्रू एंड फेयर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रल बायस, और लास्ट क्या था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बोलो ये सब चीजें बता दी क्या। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएंगे, बैलेंस शीट, पी एंड। अच्छा, और एडिशनली क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्ट अगर बनाना जरूरी है तो ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज अ कंपोनेंट एज पर इंडेक्स नॉट इन योर सिलेबस इन एएस। बोलो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अपने सिलेबस में है क्या, नहीं। चलो, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या रहेंगे मेरे को तो बताओ, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम मतलब रेवेन्यू, बोलो बोलो, एंड प्रॉफिट, बोलो बोलो। देखो, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, वही 5 रूल बचपन से पढ़ते आ रहे, बताओ क्या। एसेट क्या रहता, लायबिलिटी, मेजरमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या बेसिस पे मेजर होगा। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, जो कॉस्ट पे खरीदे थे पहले, या जो कॉस्ट पे बेचे पहले, हमेशा पहले जो किए वही कॉस्ट चलते रहेगी। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, या फिर लायबिलिटी कंसिडरेशन रिसीव। करंट कॉस्ट मतलब क्या, अभी की फेयर वैल्यू। करंट कॉस्ट मतलब क्या, अभी की फेयर वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पुरानी जब खरीदे थे। करंट कॉस्ट मतलब अभी की। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेचूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज सोल्ड, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी सेटल। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, फ्यूचर का प्रेजेंट वैल्यू करके, बोलो बराबर है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यानी मेजरमेंट से 4 है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पुराना, करंट कॉस्ट मतलब अभी की फेयर वैल्यू, सेटलमेंट मतलब रियलाइजेबल वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू, अगर एसेट सोल्ड करूं या लायबिलिटी सेटल करूं तो उसकी फेयर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो। बोलो पक्का। अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या ऑलरेडी, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के तुम्हारे फाउंडेशन वाले कुछ कॉन्सेप्ट है। कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, ध्यान देना। मैक्सिमम ड्राइंग कितनी रह सकती है ये बताता तुम्हारा कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें केस में क्या करना है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल विल बी मैक्सिमम ड्राइंग। सपोज क्लोजिंग कैपिटल था तुम्हारा 12,000 और ओपनिंग का क्लोजिंग कैपिटल था 18,000 और ओपनिंग कैपिटल है 12,000, तो ऐसे केस में कितनी मैक्सिमम ड्राइंग होगी, 6,000 विल बी मैक्सिमम ड्राइंग। यानी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट क्या बताता, कि तुम मैक्सिमम कितनी ड्राइंग कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल बेसिस होगा, एक इंडेक्स्ड बेसिस है। इंडेक्स इन्फ्लेशन में दो है, एक तो यहाँ पे जनरल इंडेक्स लेंगे और जनरल इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट, और एक जगह पे लेंगे इक्विटी गुड्स इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट। जो भी क्वेश्चन में बोला वो फॉलो करो। अब देखो इंडेक्स रेट कैसा, इंडेक्स कैपिटल गेन के केस में करते थे। सपोज 18 लाख का तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 12 था, 12 के केस में इंडेक्सेशन रेट देखो, अगर अभी का इंडेक्सेशन रेट है 120 और पहले का था 100, तो कैसे करता, 12 इंटू 120/100 कितना हो रहा, 14.4। तो ऐसे केस में मैक्सिमम ड्राइंग कितनी आ जाएगी, 3.6। बोलो बराबर है। सेम इंडेक्स रेट जो भी दिया वो क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स बाय ओपनिंग, क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स बाय ओपनिंग। क्या बताएगा कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, मेरे को मैक्सिमम ड्राइंग्स कितनी करना है। बोलो पक्का क्लियर है, यस। फ्रेमवर्क खाली कैपिटल मेंटेनेंस वाला कॉन्सेप्ट है, बताओ मेरे को यहाँ पे। देखो, शिवा स्टार्टेड बिजनेस विद द 15 लाख, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, 15, 80,000 25 के यूनिट थे, 80,000 इंटू 25, 80,000 इंटू 25 20 हो रहा, 18 होना चाहिए। 80,000 इंटू 25, आरटी पे में ही गलत है। 80,000 15 लाख डिवाइड बाय 25 करो,
60,000 यूनिट होने चाहिए थे। आरटीपी में गलत है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बताऊंगा 15 लाख। अच्छा एक बात बताओ, ही सोल्ड द एंटायर स्टॉक एट 35, 35 पे बेच दिया, कितना हो गया? 20, 35 में बेचा 80,000, 28 लाख पे सेल किया। ओपनिंग कैपिटल कितना था? अगर 20 से कंसीडर करूं तो 8 लाख मैक्सिमम ड्राइंग होंगी, 15 से कंसीडर करूं तो 13 लाख। इन्होंने क्या कंसीडर किया? 80 20 कंसीडर करे, चलो थैंक गॉड। कितना आ गया? 8 लाख। अपना भी आया था क्या? 8, यस। ओपनिंग कैपिटल अपना 80,000 इंटू 25 20, 28 लाख। 8 लाख की मैक्सिमम ड्राइंग। क्या अपना भी यही आएगा? यस। यहाँ पे इन्होंने 15 लाख गलती से दे दिया, यहाँ पे 15 की जगह क्या रहना चाहिए? 20 रहना चाहिए, लेकिन अगेन आरटीपी में मिस्टेक है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। बराबर है क्या? दो एस बाकी, एक तो एस 1 और एक एस 20। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, एक 2 मिनट का ब्रेक ले, 2 मिनट से। AS 25 का एक भी क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस सीन आरटीपी और पीवाईक्यू में। अगर AS 25 का क्वेश्चन एग्जाम में आया, मतलब तुमने जिंदगी में इतने पाप किए, इतना सताए लोगों को, क्योंकि कभी पीवाईक्यू में नहीं, आरटीपी में नहीं, और डायरेक्टली कहाँ पे आ गया? एग्जाम। इतने पाप किए रहेंगे तुमने, किसी को इतना सताया रहेगा, और वो खाली तुम्हारा नहीं भला क्या, किसी का भी। तुम्हारे क्लास में अगर कोई भी है जो ऐसे लोगों को सताता, पाप करता है ऐसे, ठीक है, तो उसका भी लग सकता तुमको। ठीक है, तो ये ओवरऑल तुम्हारा नहीं है, ओवरऑल सबका रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? यस। इसलिए जनरली नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू में नहीं है, आरटीपी में नहीं है। बोले समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो रे। यस, तो आज हम नेक्स्ट AS 1, AS 1 ऑलरेडी पढ़ रखे। हर रिस्पेक्टिव एएस के नीचे उसके डिस्क्लोजर पढ़े हैं क्या अपन ने? यस। फिर भी यहाँ पे देखो कुछ बातें बोली है। डिस्क्लोजर सारे एंटिटी को अप्लाई होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करना है, कौन सी तुमने सेलेक्ट की है, देखो ध्यान देना। अकाउंटिंग पॉलिसी मीन स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड, ये ऑलरेडी अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, क्या बोलो रे? यस। अच्छा, रूल्स अप्लाइड, रूल्स जैसे क्या रहेंगे? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, क्या है? अगेन दिस इज टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मेथड मतलब क्या रहेगा? जैसा फीफो वेटेड एवरेज। डेप्रिसिएशन मेथड कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? क्या है? एस्टिमेट। बोले बताएगा। अच्छा, जहाँ पे प्रोविजन इन्वॉल्व है वहां क्या रहेगा? अकाउंटिंग पॉलिसी रहेगा, एस्टिमेट। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, गुडविल अमोर्टाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, ये सब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी। AS 1 के क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले क्या क्या AS 1 के हिसाब से प्रिंसिपल है, कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई तो उसका क्या इफेक्ट, और फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो होते हैं या नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, कब कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? बेटर प्रेजेंटेशन, चेंज इन लॉ, कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद एएस। तीन केस में अकाउंटिंग पॉलिसी अभी पढ़ा है ना? यस। क्या क्या? बेटर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद एएस। एफ डबल ए भी अभी अभी पढ़ा है, क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। बोलो बराबर है? देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस। अच्छा, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन बेयर जनरल रूल है, तुमने फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो किए तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या? नहीं। फॉलो नहीं किए तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या? यस। कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे भी सेलेक्ट करें क्या देना? ट्रू एंड फेयर। सेलेक्ट करते टाइम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा, मतलब लॉस को प्रायोरिटी दो, प्रॉफिट को प्रायोरिटी मत दो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब गिव इंपॉर्टेंस टू द फैक्ट देन लॉ, और मटेरियल है तो ही सेलेक्ट करना। बोलो बराबर है क्या? यस। चेंजेस कब कर सकते थे? वही तीन रीजन, क्या है? कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद एएस। अच्छा, डिस्क्लोजर भी तुमको बताए, ओल्ड न्यू रीजन इफेक्ट। बोलो बताएगा ऑलरेडी क्या? एक बार ओल्ड न्यू रीजन इफेक्ट, बोलो ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन अभी पढ़ गया है, GCAC, जीसी, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। ठीक है, कौन सा ये सेट हुआ? क्या बात है, बहुत फास्ट हो गया एकदम।
AB Simulated was making provision for non-moving inventory. No issues between last 12 months. The company want to provide year ending based on the technical evaluation. अब देखो, अब तक प्रोविजन हम 2.5 का 3.5 का बना देते, लेकिन टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे 2.5 का बनाना है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है क्या? क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है एस्टिमेट, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बोलो बराबर है क्या? यस, देखो ध्यान देना क्या बोला। द डिसीजन ऑफ मेकिंग नॉन प्रोविजन based technical evaluation does not amount to change in accounting policy. The method of estimating provision may be changed. Prudent as estimate can be made. बोलो बता रहे क्या? यानी एक तरीके से क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट दिख के आ रहा है 3.5 से 2.5 लाख का। अगर मटेरियल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मेरे को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अच्छा, कैन कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? क्या बदल सकते हैं क्या मेथड ऑफ प्रोविजन? यस, कंपनी हैज प्रोवाइडेड नॉन मूविंग एंड एंट्री ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर एट द सेम फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर। द प्रॉफिट करस्पॉन्डिंग ईयर नेट एसेट्स कितने से कम होगा? 1 लाख से कम होगा। यानी क्या बताए, एक तो सबसे पहले कौन सा सेलेक्ट करें? टेक्निकल इवैल्यूएशन। उसके बाद ओल्ड क्या करते थे? ओल्ड पहले ऐसे ही जनरली निकालते थे। इफेक्ट कितने से होगा? कितने का इफेक्ट था उसका? 1 लाख का एसेट पे इफेक्ट था। बोले बराबर है क्या? अच्छा, रीजन, रीजन कुछ था नहीं तो सच में जनरल डिस्क्लोज किया नहीं, यानी यहाँ पे बताया किस तरीके से डिस्क्लोजर देना है। पक्का क्लियर है क्या? बोलो रे यस। यहाँ पे क्या था? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था या एस्टिमेट था? एस्टिमेट। पहले AS 25 करेंगे इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर AS 24। कुछ क्वेश्चंस लेने चाहिए ना जाते आते। AS 25 बहुत इजी है। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 मिनट में बताऊं क्या? सिर्फ जनरली साल में अपन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या बोलता? ठीक है, बैंड की आवाज, बाहर बैंड बज रहे, पता नहीं किसकी शादी की, अपनी या अपनी या जिंदगी में बैंड बजा ली है कि नहीं? तो लग रहा है कि नहीं प्रिपरेशन के टाइम थोड़ा डिफिकल्ट तो है इंटर। ठीक है, एक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? देखो, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार बनते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता कि अगर कोई लॉ की वजह से या कोई पर्टिकुलर जगह पे तुमको मोर देन एक से ज्यादा बार रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करना चाहिए क्या? यस। जनरली देखो, कंपनीज के केस में क्वार्टरली रिपोर्टिंग कंपलसरी है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग मतलब हर 3 महीने में एक बार, यानी साल में 4 बार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब एक बात है, साल में 4 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो क्या वहां पे भी वो लोग वही एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे क्या? यस। मतलब अगर इवन इफ साल में 4 बार भी रिपोर्ट बन रही तो 4 बार अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो फॉलो करेंगे ना। कितने के एक्सपेंस रिकॉर्ड होने चाहिए? जितने वो पीरियड में ड्यू हुए, पहले के पीरियड के अभी कोई पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। या ऐसा कर सकता है कि मैं करंट ईयर में, करंट मेरे क्वार्टर में खर्चे ज्यादा हुए और नेक्स्ट क्वार्टर में खर्चे कम है, तो मैं जानबूझ के करंट क्वार्टर के खर्चे अगले क्वार्टर में ढकल सकता क्या? नहीं। क्या फॉलो करना पड़ेगा? अक्रूवल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या? यस। या तो मैं क्वार्टरली बनाऊंगा या हाफ मंथली बनाऊंगा, हाफ ईयरली। ठीक है। अच्छा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं फुल फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट के बनाता था तब मैं कंपैरिजन देता था। क्वार्टरली बना रहा तब भी कंपैरिजन दूंगा क्या? यस। जैसे क्वार्टर 1 इस साल का है तो किसका, उसका कंपैरिजन कैसे दूंगा? क्वार्टर 1 पिछले साल का, इस साल का 6 मंथली बना रहा, पिछले साल का 6 मंथली। बोलो बराबर है क्या? यस, वही देखो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंटेन either a complete set of information or condensed, this is known as interim financial reporting। इंटरिम पीरियड मतलब क्या? शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। क्या करेगा भाई? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। बोलो पक्का क्लियर है क्या? यस। वैसे ही कंसिडर करना, कैसे कंसिडर करेंगे? अक्रूवल बेसिस पे कंसिडर अपन करेंगे। ईपीएस भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या? यस। बिजनेस कॉम्बिनेशन भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या? यस। कौन से पीरियड प्रेजेंट करने पड़ेंगे? करंट पीरियड और कंपैरेटिव पीरियड। जैसे इस साल का Q1 तो पिछले साल का Q1, इस साल का Q2 तो पिछले साल का Q2, सबके लिए बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो के लिए। बोलो बना रहे। अच्छा, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? देखो, इवन इफ ऑकेशनल ऑकरिंग है तो भी क्या उसको कभी भी डेफर करना चाहिए क्या? शुड नॉट बी डेफर्ड। करंट पीरियड के खर्चे करंट पीरियड में रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड इनकम एंड रेवेन्यू एज यूजुअल फॉलो
अक्रूवल कॉन्सेप्ट। चेंजेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ क्या, मेरे को कंसिडर करना चाहिए क्या, यस। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ क्या, कंसिडर करना चाहिए क्या, यस। अगर कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली वेरी करती है, मतलब जैसे मैंने क्वार्टर के बनाए और फुल फाइनेंशियल ईयर के बनाए, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अलग है, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर विद रीजन। अच्छा सर, क्या टैक्स बुक करूंगा क्या क्वार्टरली रिपोर्टिंग में, यस, लेकिन टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालूंगा, तो ऐसे केस में वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालो। पहले क्या करो, वेटेड, जैसे स्लैब वाइज रहा, तो ऐसे केस में टोटल टैक्स निकालना, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, ऐसे करके क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज टैक्स रेट। और पूरे क्वार्टर में खर्चे कैसे बुक करूंगा, वेटेड एवरेज टैक्स रेट के अकॉर्डिंग बुक करूंगा। बोले बोले, यानी टैक्स एक्सपेंस के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालना। इट शुड कैलकुलेट वेटेड एवरेज टैक्स रेट फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर एंड देन अप्लाई दिस रेट फॉर द इंटीरियम पीरियड। बोलो पक्का, अरे क्लियर है क्या, कुछ तो बोलो। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, व्हाट डज यू मीन डिसकंटिन्यू, बंद कर देना। अब देखो यहाँ पे पूरा बिजनेस बंद होने की बात नहीं हो रही, पूरा बिजनेस बंद होता तो क्या होता, गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता। यहाँ पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऐसा हो सकता है, कंपनी के अलग अलग सेगमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बंद हो रहा, पूरा बिजनेस बंद हो रहा क्या, नहीं, क्या बंद हो रहा, ऑपरेशन। अब देखो ऑपरेशन बंद होने वाला है, तो क्या मेरे को उसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे क्या, यस, अगेन दिस इज अ डिस्क्लोजर बेस्ड, यस, ध्यान देना। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या, इट इज अ कंपोनेंट दैट परसेंट टू द सिंगल प्लान, एक प्लान के अकॉर्डिंग क्या कर रहा मैं, डिस्पोज एंटिटी बाय सेल ऑफ कंपोनेंट इन स्कीम ऑफ डीमर्ज कर दे रहा मैं, या तो या पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मिल मतलब एक एक एसेट टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहा, या डायरेक्ट अबैंडन कर दे रहा। तीन तरीके से सिंगल प्लान से बेच सकता है, क्या, डीमर्ज कर दिया यानी इसको हटा दिया, दूसरा पीस मिल टुकड़ों टुकड़ों में, और तीसरा क्या, अबैंडन कर दिया। बोलो मैंने, दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट। अच्छा ये बिजनेस जोग्राफिकल सेगमेंट मतलब किसका रेफर ले रहा, A17 का कोई सेगमेंट का रेफरेंस ले रहा। बोलो बोलो क्या, लास्ट क्या है, फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल होना चाहिए। अगर ए बी सी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तभी मैं क्या बोलूंगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यानी क्या, देखो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या, एक तो सबसे पहले सिंगल प्लान, सिंगल प्लान कैसे लेना, या तो डीमर्जर, पीसमिल, या फिर अबैंडन। सेपरेट मेजर बिजनेस रहना, और वो जो भी डीसीओ बोल रहे हैं वो फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल रहना, तभी मैं क्या बोलूंगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो फॉलोइंग पॉइंट अपने को चेक करने, क्या एंटरप्राइज का कंपोनेंट है क्या, सिंगल प्लान है, अच्छा प्लान जो भी है डायरेक्टर का अप्रूवल भी रहना क्या, यस। कैसे कैसे डिस्पोज, या तो एंटिटी, पीस मिल, या अबैंडन। रिपोर्टेबल रहना चाहिए 17 के हिसाब से, इंफॉर्मेशन एंड सेपरेट डेटा उसका रहना। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी विच डज नॉट नेसेसरली क्वालिफाइड एज डीसीओ, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो डीसीओ नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आईसीआई मॉड्यूल में या आरटीपी में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे, एग्जाम्पल बताओ एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है एज इट इज एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मतलब एक प्रोडक्ट लाइन को मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। इस साल उसका 20% रेवेन्यू कम किया, अगले साल 20% कम किया, उसके अगले साल 20% कम किया, तो ये क्या ग्रेजुअल फेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन है क्या, यस। तो ये मेरा डीसीओ है क्या, नहीं। डीसीओ क्या बोलता था, सिंगल प्लान रहना। ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन सिंगल प्लान है क्या, नहीं है। इफ एंटिटी फेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर लाइन, हेंस नॉट अ डीसीओ। यानी सबसे पहले क्या था, ग्रेजुअल फेजिंग आउट प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट क्या, ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन टू अनदर, सिर्फ प्रोडक्शन शिफ्टिंग कर रहा होगा क्या, नहीं। शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू इंप्रूव प्रोडक्शन, या फिर कॉस्ट सेविंग, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट लाइन। अगर कोई सिर्फ प्रोडक्ट लाइन का एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर रहा है, मतलब डीसी हो गया क्या, नहीं। यानी क्या क्या, कितने, 5 एग्जाम्पल है। सबसे लेके ग्रेजुअल फेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन, बोलो बराबर है क्या, ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू इंप्रूव प्रोडक्शन या कॉस्ट सेविंग, या क्या है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट। 5 है देखो, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट, फैसिलिटी बंद कर रहे हैं किसके लिए, इंप्रूवमेंट या कॉस्ट सेविंग, शिफ्ट लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन या ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन। मतलब बराबर है क्या, यस। आईडी, व्हाट डज मीन बाय आईडी, फर्स्ट टाइम डीसीओ का डिस्क्लोजर कब देंगे, तो इसमें क्या करना, जो सबसे पहले हुआ, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, देन इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट स्टार्ट हो। एक तो क्या है देखो, कंपनी ने बेचने के लिए किसी के साथ हाथ मिला लिया, तो क्या हो गया,
IDE हो गया। बोले सबसे पहले क्या है, हाथ मिला लिए, क्या, आईडी मतलब क्या, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। दूसरा किस्सा क्या है, कब होगा, हाथ नहीं मिलाए लेकिन चिल्ला दिए हम तो बेच रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं, हजरात हजरात हजरात, ये वो पिक्चर है ना, हजरात हजरात हजरात, हम कंपनी बेचने वाले हैं, कंपनी बेचने का ये प्लान है, क्या इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया क्या, यस। यानी दो चीजें, या तो बेच दिए, डायरेक्ट क्या करे, बेच दिए, या हजरात हजरात हजरात। बोले बोले आजकल कोई भी पर्सन को टेकन हूँ, मतलब मैं हो गया, ठीक है टेकन, अब मैं सिंगल नहीं रहा, कैसे बताते, या तो सगाई हो गई या तो शादी हो गई, शादी हो गई तो खत्म ही हो गया भाई, डायरेक्ट क्या हो गया, एंटर इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। दूसरा क्या है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुआ लेकिन सगाई हुई, मतलब सबको बता रहे हजरात हजरात हजरात। बोले समझ में आया क्या, यस। कब आएगा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, क्या है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट या फिर फॉर्मल प्लान अनाउंस कर दिया। बोले बोले क्या, हैज डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर द डिसकंटिन्यूएशन एंड मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट। Disclosure in AS24 start in the year in which initial disclosure event take place. क्या क्या डिस्क्लोज करना है, डिस्क्रिप्शन, सेगमेंट, डेट, पीरियड, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी, प्री टैक्स, कैश फ्लो, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सब मतलब एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट। बोले बरोबर है, डेट ऑफ आईडी, पीरियड कितना लगेगा, डिस्क्रिप्शन और सेगमेंट। बोले बराबर है क्या, यस। चलो आ जाओ। आरजू, ठीक है, वो गाना सुन ले मेरी आरजू, वैसे यहाँ पे आरजू, आरजू वो गाना नहीं सुने, हाँ हो गई गलती, कैसे रे, ठीक है। अच्छा, आरजू लिमिटेड is a business in manufacturing of passenger car and commercial vehicle. The company is working on strategic plan to shift from the passenger car segment to commercial vehicle. Passenger car से कहाँ पे shift हो रहे हैं, commercial vehicle. However, कोई specific plan नहीं है इनका, क्या है, it will reduce production of car by 20% annually, क्या है ये, ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा, एग्जांपल्स ऑफ नॉट डीसीओ में था, अरे मेन ही गड़बड़ कर देंगे, एग्जांपल्स ऑफ डू नॉट नेसेसरीली क्वालिफाइड एज डीसीओ, ये डीसीओ नहीं होगा यहाँ पे, ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन है क्या, यस। डीसीओ होगा क्या, नहीं, मेयरली ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ, नॉट कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मतलब रहेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल फेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन था। अच्छा, इन्होंने भी चार एग्जांपल, डिसकंटिन्यूइंग, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी। अच्छा देखो, ये कौन सा टाइम था, मई 2024 में भी आरजू का क्वेश्चन आया, सितंबर में भी कौन सा क्वेश्चन आया, सेम आरजू का क्वेश्चन था, खाली इन्होंने और कुछ चीजें पूछे। कमेंट, इफ मेयर ग्रेजुअल फेजिंग डीसीओ, क्या डीसीओ कंसीडर करना है क्या, नहीं। इफ कंपनी पासेस टू रिजोल्यूशन सेल सम एसेट बेच रहे तो भी डीसीओ होगा क्या, नहीं। व्हाट योर आंसर इफ कंपनी रिजॉल्व टू सेल ऑल द एसेट्स ऑफ द पैसेंजर डिविजन, तो फिर होगा, सारे एसेट बेच रहे तो होगा, थोड़े थोड़े एसेट बेच रहे तो होगा क्या, नहीं। तो पहले केस में नो, दूसरे केस में नो, तीसरे केस में यस। अच्छा उसके बाद डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, AS24 discontinuing operation, give फोर एग्जांपल, एक्टिविटी डू नॉट नेसेसरी क्लासिफाई एज अ डीसीओ, क्या चार एग्जांपल तुम बोल दो, ग्रेजुअल फेसिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन, हाँ, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट सेविंग। बोलो बराबर है क्या, क्या ये एग्जांपल याद है क्या, देखो ग्रेजुअली डिसकंटिन्यूइंग, शिफ्टिंग, क्लोजिंग फैसिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट। बोलो बराबर है क्या। अच्छा यहाँ पे इन्होंने भी बताया क्या क्या बताना है, एक तो डिस्क्रिप्शन, सेगमेंट, आईडीई, उसके बाद एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, कैश फ्लो। क्या ये भी चीजें याद रहेगी क्या, क्या क्या ऑब्वियस से, डिस्क्रिप्शन, सेगमेंट के बारे में, डेट ऑफ आईडी, फिर एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, कैश फ्लो। पक्का ये सब चीजें क्या करना है, डिस्क्लोजर देना, और चार एग्जांपल, क्या आ गए क्या बोलो रे, यस और नो, यस। अच्छा एक क्वेश्चन आज पक्का करना, वो फ्रेमवर्क में जहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन जीसी फॉलो नहीं हुआ तो उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो वाला एक क्वेश्चन पक्का करना, ठीक है। अदरवाइज अपना यहाँ पे मैक्सिमम कवरेज हो गया, एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ,
जो ऑनलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन भी तालियां बजाओ, क्योंकि तुमने एक पूरा फेज खत्म कर दिए। और अगर मैं इंडेक्स देखो, इंडेक्स मजा आती है ऐसे, इंडेक्स ठीक हो गया खत्म हो गया तो देखो कौन सा बच्चा था, एप्लीकेबिलिटी करे क्या, फ्रेमवर्क, डिस्क्लोजर, 4, 5, 29, 24, 25, पूरे 149 पेजेस की बुक अपन ने खत्म कर दी है। बोलो पक्का। अब इधर सुन के देखो, मेरा काम था रिवीजन कराना, मैंने करा दिया। अब इसके आगे किसका काम है, हमारा। तो हमारा में तुम्हारा मेरा भी है, ठीक है। तुम्हारे डाउट्स वगैरह टाइम टू टाइम क्लियर करना, तुमको सपोर्ट करना डेफिनेटली मेरे साइड से रहेगा। लेकिन अब अपन ने एक सब्जेक्ट पे तुमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई एएस तो कवर है। अभी क्या करो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी अकाउंट्स के खत्म कर दो। तो एक चीज पक्का रहेगी भाई, एडवांस अकाउंट तो पक्का निकल रहा, अच्छे से हो गए, ठीक है। क्योंकि एएस मेरे साथ कर लिए, और अकाउंट्स के प्रैक्टिकल चैप्टर बचे कितने, 5-6 प्रैक्टिकल चैप्टर, जैसे कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, अमालगमेशन, इन्वेस्टमेंट, वही जो भी है 5-6 6-7 चैप्टर। अगर थोड़े दिन देके ये कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अपना एडवांस अकाउंट अच्छे से कवर हो चुका है। और एक बात बताओ क्या, लास्ट का 1 महीना बाकी है, 1 महीना भी नहीं है, 20 दिन, जितनी जान लगा सकते लगा दो। 2000 4,000% अपने एफर्ट दो, क्योंकि यही टाइम है बॉस। वापिस से टाइम मिलने वाला है क्या, नहीं। खाली इतनी मेहनत करो कि एग्जाम होने के बाद ये चीज का रिग्रेट नहीं होना, यार थोड़ी जान लगा देता ना तो और अच्छा हो जाता, बस वो चीज की कमी नहीं रहना। वो जो थोड़ी जान लगा देता वो अभी लगाना है, वो थोड़े और एफर्ट मार देता वो अभी मारना है। यही टाइम है, परफेक्ट टाइम, एकदम करेक्ट टाइम, जहाँ पे तुम खुद की एबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे तुम्हारे को 100% देना है। मैं बोलता देखो, सीए इंटरमीडिएट की जर्नी इज नॉट दैट इजी, बहुत सारी चीजें डाउनफॉल देखने मिल पड़ेंगे, लेकिन इसी के तुमको फेस करने हैं। और एक चीज बोलूंगा, यहाँ से 20 दिन बाकी है, एटलीस्ट एक फुल सिलेबस राउंड तुमने दे के देखना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी पता है, एग्जाम में बैठ के एवरीथिंग विल बी काइंड ऑफ, ये सब कुछ नया है मेरे लिए, ठीक है। वो नया नया फील नहीं होना, इसलिए एटलीस्ट एक राउंड तो भी बेयर मिनिमम फुल सिलेबस का देना ही देना, विच विल हेल्प यू टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। बोलो बराबर है क्या, यस। और एक चीज बात बोलता मेरे अकाउंट्स के एग्जाम के रिगार्डिंग, कि सबसे पहली चीज अकाउंट में पैनिक नहीं होना। एएस तुम्हारे जो आएंगे एमसीक्यू के लिए आएंगे, मैं एमसीक्यू के लिए लगे तो अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। अदरवाइज एएस आते कितने मैं क्लियर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फुल फ्लेज ऑफ एएस 14 मार्क्स का। उसके अलावा ऐसा हो सकता है 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन और एएस के आए। उसके अलावा फुल फ्लेज क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन, तो ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। एएस 20 मार्क का आएगा एमसीक्यू में, प्लस 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, ये कितना हो गया टोटल 34, प्लस और 10 मार्क का आ सकता है, यानी मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस सिनेरियो 45 मार्क्स का एएस आएगा। यानी 55 मार्क, 55 मार्क का सिलेबस अभी भी तुम्हारा पेंडिंग है, जो तुमको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे 100% एफर्ट डालो, 100% चीजें क्लियर करो कि भाई मेरे को ये चीजें इस तरीके से करनी है, और पूरे एफर्ट लगाने हैं। अगर आइडियली देखो तो आज इट इज अ डे 7th, और अगर एक 1 आवर 50 मिनट, 1 आवर 40 मिनट का अप्रोक्स अपना चल रहा है, यानी टोटल नियर अबाउट निकालू मैं तो 12 से 14 घंटे के बीच, 12 to 14 आवर्स में अपन ने पूरे एस खत्म किए। यानी घर पे एग्जाम के एक दिन पहले भी तुम 14 आवर्स में ही खत्म कर सकते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, विथ क्वेश्चंस, ठीक है। और जिसमें मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी लिए, तुम करने बैठोगे तो मेरे से भी फास्ट करोगे। यानी एएस करना इज नॉट अ बिग डील, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली एक चीज बोलना, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अच्छे से करो, अपना 100% एफर्ट दो, पूरे पेपर्स दो, पूरी जान लगाओ। और एक ही चीज सोचना, आपकी बार का अटेम्प्ट बेस्ट आने वाला, पेपर सबसे इजी आएंगे आज तक की हिस्ट्री है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर इजी आएंगे, अगर पेपर डिफिकल्ट भी आते तो यू शुड बी प्रिपेयर डिफिकल्टी के, ठीक है। पता था देखो, एक चीज माइंडसेट में क्लियर रहना, 3 में से एक आधा पेपर तो टारगेट होगा, आईसीए तीनों में पेपर इजी आएगी, नहीं तो वो मेंटालिटी बना के चलो कि कोई एक पेपर टफ आएगा। टफ पेपर को देख के रोना नहीं है, टफ पेपर को, जो भी टफ पेपर आए उसमें एक चीज देखना कि भाई कौन से क्वेश्चन इजी है, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस व्हिच आर इजियर,
बोलो क्लियर है? यस ठीक है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ये रिवीजन सीरीज ज्वाइन करने के लिए। मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे रिवीजन सीरीज खत्म की। इसके अलावा ओवरऑल तुमको ये रिवीजन सीरीज कैसे लगी? प्लीज एवरीवन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो कमेंट करके बोलो। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, मेरे को मेरा नंबर है, टेक्स्ट करके बोलो। जिनके पास नंबर नहीं है, वहाँ यहाँ पे मैं मेरा नंबर भी लिख रहा हूँ, 8668423520। देखो मेरा काम था सिर्फ पढ़ाना, सिलेबस लेना। रिवीजन लेना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं था। मैंने रिवीजन इसलिए लिया ताकि बेनिफिट तुमको। तो तुम्हारे तरफ से मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता, दैट इज कि पॉजिटिव वाइब्स, कि तुम्हारे को ओवरऑल रिवीजन सीरीज कैसे लगी, क्या रिवीजन में एक्चुअली हेल्प हुआ, क्या क्या बेटर थिंग्स थी। क्योंकि देखो इट इज मोर देन 50 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो 50 से ज्यादा अपन ने क्वेश्चन करे। तो तुम्हारे लिए ओवरऑल रिवीजन सीरीज कैसी लगी, कैसा रहा योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, डेफिनेटली मेरे को 8668423520 ये नंबर पे टेक्स्ट करके तुम्हारा डेफिनेटली एक्सपीरियंस बताना, विच विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग सम मोर वीडियोस फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, तो जस्ट मैं इसके लिए कि हमको भी देखो, कोई इसमें मॉनेटरी पर्पस नहीं है मेरा इन्वॉल्व, कि भाई ये रिवीजन लेके मेरे को कुछ बहुत पैसे मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ भी मॉनेटरी पर्पस इन्वॉल्व नहीं है। जस्ट कि तुम्हारा भला होना चाहिए और कहीं एक करेक्ट गाइडेंस मिलना चाहिए। क्योंकि ये टाइम पे जनरली अगर तुम देखो, अगर मैं रिवीजन नहीं लेता तो तुम मिसगाइडेड रहते, कौन से डायरेक्शन में जाना है पता नहीं रहता। तो सही डायरेक्शन में जाने के लिए तुम सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, इसलिए मैंने रिवीजन लिया है। ठीक है, अगेन तुमको कुछ भी डाउट है तो भी मेरे को ये नंबर पे टेक्स्ट करो, और डेफिनेटली डू टेक्स्ट मी कि हाउ वाज द रिवीजन सीरीज एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो थैंक यू। यहाँ पे अपन अपना चलो एएस करे वाली रिवीजन सीरीज एंड करते हैं। थैंक यू। कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट वगैरह में भी बता देना। ठीक है।